वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी हिंदी माध्यम के छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इस पर विचार कर सकें। उम्मीदवारों के बीच एक सामान्य रूप से धारणा यह चली आ रही है, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के बीच में यह धारणा चली आती है, और यह धारणा सही भी है कि हिंदी माध्यम में या हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए अंग्रेजी की अपेक्षा जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, निश्चित रूप से। लेकिन इसके लिए हम कहीं भी किसी भी तरह से अंग्रेजी को दोष नहीं दे सकते हैं, और यह हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा कि अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ने की सामग्री है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि अंग्रेजी के प्रति हिंदी माध्यम के छात्रों के बीच जो एक ख़ास तरह की नफ़रत है, एक ख़ास तरह की जो हिकारत भरी नज़र है, वह उनके सामने सबसे बड़ा संकट पैदा करती है, न कि हिंदी माध्यम में सामग्री का नहीं होना। मैं दरअसल इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्य स्तर पर जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, हम हिंदी माध्यम के लोग उन शब्दों से भी अनजान होते हैं, हमारा परिचय उनसे भी नहीं होता है। बेशक ये सही है कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में अध्ययन सामग्री उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध है उसमें भी अधिकांश वह अनुवाद की गलतियों, वर्तनी की अशुद्धियों के चलते त्रुटियों से भरपूर होती है। लेकिन उस देश में जहां आम लोगों की भाषा से अलग प्रशासन की भाषा अलग हो, अंग्रेजी हो, वहाँ अंग्रेजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। मैं अंग्रेजी की वकालत नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ इस मामले में यह कहना चाहता हूँ कि हम अंग्रेजी को अपने दिन का 1 घंटा भी अगर अपनी तैयारी की शुरुआत से देना शुरू करें और इससे ज़्यादा नहीं भी देते हैं, तो यह हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कोई बुरा सौदा नहीं होगा। मैं एक बार आपसे फिर कहता हूं कि अंग्रेजी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जब प्रशासन की भाषा ही अंग्रेजी है, और जब हमारे शासन की भाषा ही अंग्रेजी है, और जब अंग्रेजी की अनिवार्यता हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा है, तो एक भाषा के बतौर उस भाषा को जानने का, उसको समझने का प्रयास हम एक स्तर पे शुरू कर ही सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अगर अपने दिन का 1 घंटा अंग्रेजी को देते हैं तो वह हमारी तैयारी के लिए कोई बुरा सौदा नहीं होगा। अपनी शुरुआत आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की जगह द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से कर सकते हैं। आप सिर्फ उन खबरों से भी कर सकते हैं जो आपको रुचिकर लगती हों। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब खबरें आपको अपनी भाषा में समझ में आने लगेंगी। कुछ महीनों बाद ही आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसके अलावा इंटरनेट के इस दौर में आपके लिए हिंदी में भी अच्छे अध्ययन विकल्प मौजूद हैं। आप नियमित रूप से PIB और संसद टीवी के साथ साथ द वायर, द प्रिंट, डाउन टू अर्थ जैसी हिंदी वेबसाइटों पर अपने काम की सामग्री आसान हिंदी में हासिल कर सकते हैं। साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र जैसी सरकारी पत्रिकाओं का अध्ययन भी आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मामला सिर्फ चेतना और ज्ञान के घोड़ों को खुला रखने का है। मेरा मानना है कि हिंदी के अखबारों में आपके काम का बहुत कुछ नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश हिंदी के अखबार अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी के अखबारों की कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होती है, बावजूद इसके वह प्रशासन की भाषा को समझते हैं। इसलिए अंग्रेजी के पेपर ज़्यादा कुशलता के साथ राज्य की भाषा को समझते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आपकी नौकरी इसी शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत, इसी व्यवस्था के अंतर्गत होती है, इसी से संबंधित है। इसलिए शायद अंग्रेजी भाषा जो है वह इस व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है, और इसलिए प्रशासनिक अधिकारी से भी यह उम्मीद की जाती है कि वह अंग्रेजी को समझें। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने मतलब की चुनिंदा जो खबरें हैं अंग्रेजी के पेपरों की, उन्हें अपने पास रखें, उनको पढ़ने की कोशिश करें, उनके नोट्स तैयार करें। अखबारों के जो अंग्रेजी अखबार हैं उनके संपादकीय, उनके लेखों को आप वृहत, जो आपके काम के हों, उन्हें वृहत तरीके से समझने की कोशिश करें, उनके बैकग्राउंड को भी समझने की कोशिश करें, और इस तरह से आप उसके अंदर की जो जानकारियां हैं वो उन जानकारियों को प्राप्त करते हैं। साथ साथ आपका
का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, यानी आपका जो अवधारणात्मक विकास है, वह भी इससे संभव होता है। सामान्य अध्ययन के निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान और तकनीक, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा समसामयिकी। इनके लिए या तो अलग अलग कापियाँ बना लीजिए या एक ही कॉपी में अलग अलग सेक्शन। बेहतर सामग्री का होना किसी परीक्षा में सफलता की गारंटी नहीं हो सकता है। उस सामग्री का करना क्या है, हमें यह भी पता होना चाहिए। सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि हमारे पास वह सामग्री उपलब्ध है, बल्कि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम उस सामग्री को किस तरीके से पढ़ें, किस सिलसिले से पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ यह तो स्पष्ट है कि तथ्यों को रट जाने से यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने वाला। यूपीएससी में ही नहीं बल्कि पीसीएस की परीक्षाओं में भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। यानी यहाँ रटने का काम जो है वह आपको सफलता नहीं दिला सकता है। सिविल सेवा परीक्षा में यूपीएससी की सवालों का जो नज़रिया होता है वह तथ्यात्मक कम होता है, यानी उसमें तथ्य आधारित सवाल कम होते हैं, बल्कि वह अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है। वहाँ पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट पर विचार किया जाता है। इसलिए आपको जो भी प्रश्न तैयार करना होता है वह कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार करना होता है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ किसी भी तरह का अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो आप उसका बेहतर उत्तर लिख सकें। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इसलिए सिर्फ सामग्री का चयन और ढेर सारी सामग्री इकट्ठा कर लेना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सेलेक्टिव होना होगा, तभी आप इस परीक्षा के अप्रोच को समझ सकते हैं। उदाहरण से समझाएं तो आपको सिर्फ यह नहीं मालूम होना चाहिए कि भारतीय इतिहास की दिशा तय करने वाली लड़ाइयों में से 3 प्रमुख लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गईं, बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि पानीपत में ही क्यों लड़ी गईं। आपको सिर्फ यह नहीं पता होना चाहिए कि गुप्त काल के अंत आते आते भारत में सामंती शक्तियों का तेजी से विकास हुआ, जिसका केंद्रीय सत्ता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि सामंतवाद के इस विकास ने भारतीय स्थापत्य को कैसे विविधता प्रदान की। आपको सिर्फ यह नहीं मालूम होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था अपने समय का कमाल थी, बल्कि इस पर भी आपको विचार करना होगा कि आधुनिक दौर की बाजार की समस्याओं और महंगाई से निपटने में क्या यह व्यवस्था कोई भूमिका निभा सकती है। आपको सिर्फ यह ही नहीं पता होना चाहिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी, बल्कि यह भी मालूम होना चाहिए कि गांधी जी और भारतीय समाज के परंपरागत मनोविज्ञान में वह क्या बात थी जो बार बार आंदोलन को गांधी जी तक खींच लाती थी, जबकि तत्कालीन समय में अन्य सक्षम नेता भी मौजूद रहे थे। यह बात आपके अध्ययन क्षेत्र के सभी विषयों से संबंधित है। इसके लिए आपको विषय का अवधारणात्मक या कॉन्सेप्चुअल अध्ययन करना होगा, जो निश्चय ही आपकी इस विषय की समझ पर निर्भर करता है, न कि आपकी रटने की क्षमता पर। हिंदी माध्यम के छात्रों में इसकी ज़्यादा कमी देखी जाती है और इसलिए वह तमाम तरह के भटकाओं का शिकार होते हैं। हिंदी माध्यम के ज़्यादातर उम्मीदवारों के साथ यह स्थिति है कि उन्हें यही नहीं मालूम होता है कि दरअसल उनका सिलेबस ही क्या है। यह स्थिति काफ़ी हद तक उनके भविष्य की असुरक्षा और उनके असुरक्षित भविष्य वाले वरिष्ठों की सलाह से निर्देशित होती है। बेशक आपको इससे बचने की बेहद ज़रूरत है। आप उचित अध्ययन सामग्री ही पढ़ें, इनका ढेर नहीं लगाएं। संभव हो तो उन पुस्तकों से बचिए जो किसी विषय विशेष का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। ज़्यादातर ऐसी अध्ययन सामग्री आपका धन निचोड़ती है, उस विषय की अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल जानकारी नहीं प्रदान करती है। इसके लिए उन विषयों के सम्मानित लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन करें। आप अपनी तैयारी को थोड़ा वक्त दें, अपने आत्मविश्वास का निर्माण करें, यानी यह मामला आपके परिणामपेक्षी और व्यवहारिक बनने का है। हिंदी माध्यम के छात्रों में उनके सेलेक्ट होने की जो संख्या है उसमें इतनी कमी है कि हिंदी माध्यम के छात्रों की चिंता यहाँ तक पहुँच जाती है कि यूपीएससी हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ भेदभाव करती है, या यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि यूपीएससी की जो स्केलिंग प्रणाली है उसमें कोई दोष है। निश्चित रूप से कुछ हमारी असहमति हो सकती है यूपीएससी से या यूपीएससी की कार्यप्रणाली से, लेकिन यहाँ यह ध्यान देने की बात है और यह याद रखना चाहिए कि यह यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और आज तक इस संस्था पर किसी तरह का कोई दोष नहीं लग पाया है।
और वास्तव में हिंदी माध्यम के छात्रों को यूपीएससी की कार्यप्रणाली पर विचार करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपनी कार्यप्रणाली पर विचार करें, जिससे इस संस्था के प्रति कोई एक तरफा राय बनाने से बचा जा सकते हैं। वैसे भी यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संस्था जो है वह सरकार की स्वायत्त संस्था है, सरकार से स्वतंत्र संस्था नहीं है, और इसलिए यह सरकार के लिए ही पात्र उम्मीदवारों का चयन करती है। हालांकि अपने स्तर के पक्ष में हिंदी माध्यम के कई विचारक हिंदी माध्यम के लोगों के सेलेक्ट नहीं होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण के बतौर वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों का सेलेक्ट होना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेलेक्ट होने को भी जिम्मेदार मानते हैं। यानी यूपीएससी के ऊपर तो जो आरोप लगते ही लगते हैं, इसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि दरअसल इस परीक्षा में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र जो हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, और यह बात आपके काम की भी है, आपको यह समझना भी होगा कि विज्ञान या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो छात्र सेलेक्ट होते हैं उसमें से 78% से ज़्यादा उम्मीदवार जो होते हैं वह मानविकी विषयों को ही लेके, यानी आर्ट के ही विषयों को लेकर उन्हें ही वैकल्पिक विषय के बतौर पढ़कर सेलेक्ट होते हैं। ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आपसे यही कहना है कि अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव सोच समझ कर करिए। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों में एक बात यह भी पाई जाती है कि ज़्यादातर लोग अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव अपनी रुचि और विषय की प्रासंगिकता के मुताबिक नहीं करके या तो अपने सीनियर्स की सलाह पर या किसी कोचिंग संस्थान के चकाचौंध के प्रभाव में करते हैं। यह सर्वथा गलत रणनीति है। वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय विषय के प्रति अपनी जानकारी, रुचि और उससे संबंधित मार्गदर्शन सामग्री की उपलब्धता पर जरूर विचार करें। इसके साथ ही अच्छा होगा कि आप यह भी देख लें कि सिविल सेवा परीक्षा में उस विषय का प्रदर्शन कैसा है। साथ ही यह भी जांच लें कि आपका चुना हुआ विषय सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में कितना सहयोग कर सकता है। वैकल्पिक विषय का चुनाव करते वक्त उसके सिलेबस, टॉपिक्स और अपने कंफर्ट लेवल को भी ध्यान में रखें। इस परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पिछड़ने के पीछे एक तर्क और दिया जाता है, और वह यह दिया जाता है कि हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी लिखना आसान है। सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि दरअसल वर्तनी और मात्रा के चलते हिंदी में लिखना समय साध्य होता है, यानी इसमें समय लगता है, जबकि अंग्रेजी इससे बची रहती है, इसलिए इसमें समय नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस बात का कोई अर्थ नहीं है, या इस विचार का कोई अर्थ नहीं है, और आपको इस पर सोचना भी नहीं चाहिए। आपको सोचना इस बात पे चाहिए कि कैसे आप सटीक लिखें, कैसे आप सही लिखें। और वास्तव में आपको सटीक और सही लिखने से किसने रोका है? आपको संक्षेप में लिखने से किसने रोका है? किसी ने नहीं। इसलिए आप प्रश्न को समझिए, उसके कमांड को यानी निर्देश को समझिए, और उसके अनुसार अपने उत्तर को एक तारतम्यता के साथ लिखने की कोशिश कीजिए। तय है कि इस मनोदशा में बदलाव के लिए आपको अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होगी। बाज़ार में मार्गदर्शकों की कमी नहीं है। बेहतर होगा मार्गदर्शक का चुनाव सोच समझ कर करिए। वास्तव में यूपीएससी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और उस तरह से आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। फिलहाल आपको यही सलाह है कि मार्गदर्शन के लिए किसी की शरण में तभी जाइए जब अपनी बेसिक तैयारी यानी परीक्षाओं के संबंध में बुनियादी समझ तैयार हो चुकी हो। जैसे 12वीं तक की इतिहास, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भूगोल आदि की पुस्तकों का कम से कम 2 बार क्रमबद्ध अध्ययन कर चुके हों। इसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें आपकी ज़्यादा सहायक हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी आदतों में एक अखबार पढ़ना, वह भी अंग्रेजी का, शामिल हो चुका हो। हिंदी माध्यम वालों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट की परीक्षा सबसे बड़ी रुकावट के रूप में सामने आती है। यह है भी, लेकिन आपको इसके लिए तैयार होना होगा। अंग्रेजी के अपठित गद्यांश को छोड़ भी दें तो आपसे सामान्य गणित की समझ और सामान्य तार्किक क्षमता की अपेक्षा की जा सकती है। आपसे 8वीं कक्षा तक की सामान्य गणित की समझ अपेक्षित है तो बुरा नहीं है। यह परीक्षा वास्तव में एक व्यवहारिक परीक्षा है जो सामान्य समझ और अभ्यास मांगती है, जिसे अगर आपकी लगन हो तो चंद महीनों में ही हासिल किया जा सकता है। तार्किक क्षमता को विकसित करने के लिए भी अगर हफ्ते में कुछ घंटे एसएससी या उसके समकक्ष परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने में देते हैं तो वह आपकी अपेक्षा के मुताबिक मदद करता है। रही बात अंग्रेजी अपठित गद्यांश की, तो आप अंग्रेजी का एक अखबार पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसे और ध्यान से पढ़िए
और जब कोई खबर समझ में आने लगे तो उससे प्रश्न बनाने शुरू कर दीजिए। एक स्थिति में आप पाएंगे कि अब अंग्रेजी अपठित गद्यांश को समझना, उससे पैदा होने वाले प्रश्न को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है। कुल मिलाकर मेरी इतनी सारी बातों का जो मतलब है वो यही है कि जो भी पढ़िए सिलसिलेवार पढ़िए, तारतम्यता के साथ पढ़िए। दोस्तों, बेशक सिविल सेवा का अपना एक अलग ग्लैमर है, लेकिन यह तभी तक है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। यह सिलेक्शन आपको सेलिब्रेशन देता है और सिलेक्शन का नहीं होना आपको फ्रस्ट्रेशन देता है, अकेलापन देता है। ऐसे में लोगों की निगाहें आपसे सहानुभूति रखती हैं, आपसे सवाल करती हैं। इसलिए इस तरह इस दुनिया की इस परीक्षा की चकाचौंध से अपने आप को बचाए रखिए। आपने जो तैयारी के लिए पूंजी इकट्ठी की है या जो पूंजी लेके आप इस तैयारी में जुड़े हुए हैं, उससे सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके अपनों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए शहरों और कोचिंग संस्थानों की मायावी दुनिया में फंसने से पहले उसकी हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यवहारिकता ही है जो आपको दरअसल तार्किक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। अंत में इरफान सिद्दीकी साहब का एक शेर है जो आपके लिए प्रस्तुत है। उठो ये मंजर शब्ताब देखने के लिए कि नींद जरूरी नहीं ख्वाब देखने के लिए। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।